नमस्कार। इस बार बीए पार्ट थर्ड में आपके प्रैक्टिकल के कोर्स में मानचित्र प्रक्षेप है। मानचित्र प्रक्षेप के साथ साथ कुछ अन्य प्रक्षेप भी हैं और साथ ही साथ इसमें आपके 3 डायमेंशनल डायग्राम्स भी। तो बीए पार्ट थर्ड के सभी स्टूडेंट्स से मैं कहना चाहूँगी कि कोविड-19 को देखते हुए हम मानचित्र प्रैक्टिकल का जो वर्क है वो भी अपने वीडियोज़ के द्वारा ही आप लोगों को समझाएंगे। तो हमें सबसे पहले देखना ये है कि मानचित्र प्रक्षेप हैं क्या, इनकी परिभाषाएं क्या हैं। तो मानचित्र प्रक्षेप की परिभाषा से पहले हमें देखना है कि पृथ्वी की आकृति कैसी है। पृथ्वी की आकृति के संबंध में यूनानी काल से लेकर आज तक अनेक वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए, पर फिर भी अगर एट वन वर्ड में हम बात करते हैं तो पृथ्वी की आकृति गोलाकार है अथवा किसी बड़े भूभाग पर। अब इस गोलाकार पृथ्वी के किसी बड़े भूभाग को हमें अगर समतल सतह पर बनाना है तो उसके लिए हमें या तो ज्योमेट्रिकल मेथड्स की ज़रूरत पड़ेगी या हमें उसके ऊपर अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल के द्वारा उसको समझाना पड़ेगा। जब हम किसी भी समतल सतह के ऊपर अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल या भूग्रिड के द्वारा हम समझाते हैं तो उसको हम मानचित्र प्रक्षेप की संज्ञा देते हैं। प्रक्षेप का शाब्दिक अगर एक उसका पर्टिकुलर शब्द का हम अर्थ देखना चाहें तो यह है पारदर्शी फिल्म या कागज़ पर बनी आकृति जिसमें हमें प्रकाश की सहायता होती है। अब इस प्रकाश की सहायता से दीवार या किसी कपड़े के पर्दे पर हम इसे दिखला सकते हैं, जैसे कि हम पिक्चर देखते थे या प्राचीन काल में हम लोग या हम आज के समय में भी सिनेमा हॉल में जाते हैं तो पीछे से लाइट जलती है। माने कि अब तो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई, परंतु पीछे से जब पिक्चर के ऊपर लाइट जलती थी और उसकी आकृति हमें सामने वाले पे पर्दे पर दिखी थी, उसी तरीके से कुछ प्रक्षेपों की रचना होती है। यद्यपि समस्त मानचित्र प्रक्षेप विधि से नहीं बनाए जाते, परंतु प्रक्षेप शब्द इतना प्रचलित हो गया कि ज्योमेट्रिकल मेथड्स के द्वारा बनाए गए पूर्णतः संशोधित रेखा जाल को भी मानचित्र प्रक्षेप कहते हैं। भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न शब्दों में मानचित्र प्रक्षेप को परिभाषित किया है, परंतु सभी परिभाषाओं का अर्थ लगभग एक समान है, जिनमें से मैं कुछ विद्वानों की परिभाषाएं आपको बताऊंगी। इनमें सबसे पहले मैं बात करूंगी इरविन रेज की। इरविन रेज, जैसे कि आप अभी डायग्राम में भी देख रहे हैं, इरविन रेज ने बताया कि अक्षांश वृत्तों तथा देशांतरों का कोई ऐसा व्यवस्थित क्रम जिस पर मानचित्र बनाया जा सके प्रक्षेप कहा जाता है। दूसरा परिभाषा दी थी जॉन बिगॉट ने। उन्होंने ग्लोब के अक्षांश व देशांतर रेखाओं को कागज़ पर प्रदर्शित करने की किसी भी विधि को मानचित्र प्रक्षेप कहा है। हम बात करेंगे एफ.जे. मॉन्कहाउस की। मॉन्कहाउस ने पृथ्वी के अक्षांश वृत्तों तथा देशांतरों के जाल या रेखा जाल के रूप में समतल सतह पर प्रदर्शन को मानचित्र प्रक्षेप कहा था। अगर हम बात करते हैं कि उन्होंने कहा मैप प्रोजेक्शन इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ्स पैरेलल्स एंड मेरिडियंस एज अ नेट ऑन अ प्लेन सरफेस इज कॉल्ड अ प्रोजेक्शन। जे.ए. स्टीयर्स के अनुसार मानचित्र प्रक्षेप ग्लोब की अक्षांश व देशांतर रेखाओं को सपाट कागज़ पर प्रदर्शित करने की विधि है। इन सभी परिभाषाओं के आधार पर हमने केवल एक बात को जाना कि अक्षांशों और देशांतरों का जाल, अगर आप कोई सा भी प्रोजेक्शन बनाते हैं तो उसमें आपको अक्षांशों को भी पढ़ना होगा और देशांतरों को भी इसके अंतर्गत पढ़ना होगा, वही आपका प्रक्षेप कहलाता है। तो हमारे सामने समस्या आती है कि मानचित्र प्रक्षेपों की आवश्यकता क्यों पड़ी। आप एक कोई रेखा चित्र भी बना सकते थे, आप साधारण मानचित्र भी बना सकते थे, तो केवल मानचित्र प्रक्षेप ही हमने क्यों बनाए। पृथ्वी की आकृति एक ऑब्लेट स्फेरॉइड के समान है, अर्थात चपटे गोलाब के समान है। ध्रुवीय भागों के थोड़ा चपटा होने के कारण पृथ्वी का ध्रुवीय अर्धव्यास इसके विषुवतीय अर्धव्यास के लगभग 21.5 किलोमीटर छोटा है, किंतु पृथ्वी के विशाल आकार के समक्ष यह अंतर इतना कम है कि सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तो हमें आवश्यकता इसलिए पड़ी कि पृथ्वी का अर्धव्यास से लगभग 21.5 किलोमीटर छोटा है। अब पृथ्वी के विशाल आकार के समक्ष यह अंतर बहुत कम है, ये अलग चीज़ें हैं,
पर साथ ही साथ मैं कहूँगी पृथ्वी की इस आकृति का यथार्थ चित्रण केवल ग्लोब के द्वारा ही संभव होता है, क्योंकि ग्लोब क्या है, 3 डायमेंशनल है, और जब हम समतल सतह पर इसका प्रदर्शन करते हैं वो होती है आपकी 2 डायमेंशनल। अब इसलिए परंतु फिर भी मानचित्रों की अपेक्षा ग्लोब का प्रयोग कम होता है। इसके कारण निम्न है। नंबर 1 कारण इसका ये है कि ग्लोब के समस्त भाग को एक दृष्टि से नहीं देखा जा सकता, अर्थात ग्लोब का एक समय में आधे से भी अधिक भाग हमें दिखलाई देता है। तो हमें आगे का दिख रहा है तो पीछे का नहीं दिखेगा। एट ए ग्लांस हमें पूरा देखने के लिए मानचित्रों की ही आवश्यकता पड़ेगी। दूसरी बात है कि इसका आकार बहुत बड़ा है। मैंने आपसे कहा कि बच्चों इसको आप कॉलेज लेके आओगे ग्लोब को, और आपका 20 फीट का ग्लोब है, तो क्या आप इसको कॉलेज ला सकते हो? मतलब ही नहीं है आप इसको ला सकते हो। तो आकार बड़ा होने के कारण ग्लोब को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में कठिनाई होती है, तथा इसे कागज़ आदि पर बने मानचित्र की भांति मोड़कर रखना संभव नहीं है। ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच की दूरी मापना कठिन होता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे साथ क्या आती है कि पृथ्वी के किसी छोटे भूभाग को बृहद मापनी पर बनाने के लिए ग्लोब के आकार में इतनी वृद्धि करनी पड़ेगी कि ग्लोब का प्रयोग ही असंभव हो जाएगा। और लास्ट में हम बात करेंगे कि मानचित्रों की तुलना में ग्लोब की रचना में अधिक धन खर्च होता है, तो ये चीज़ भी हमारे लिए मैटर करती है। अब होता है कि उपयुक्त कारणों के कारण, जो भी हमने 4-5 कारण आपको बताए, ग्लोब की तुलना में समतल सतह पर बने मानचित्र अधिक उपयोगी होते हैं। समतल सतह पर मानचित्र बनाने के लिए किसी प्रक्षेप की आवश्यकता होती है प्रत्येक प्रक्षेप में अक्षांश वृत्तों तथा देशांतरों का जाल बनाया जाता है, तथा इस रेखा जाल के खानों में ग्लोब पर अक्षांश वृत्त तथा देशांतरों से निर्मित रेखा जाल के विवरण स्थानांतरित कर देते हैं। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि समतल सतह पर बनाया गया कोई भी मानचित्र पृथ्वी की आकृति पर यथार्थ चित्रण नहीं करता, क्योंकि कैसा यथार्थ चित्रण करेगा? हमें 2 डायमेंशनल के ऊपर किसी 3 डायमेंशनल चीज़ को हम थोप रहे हैं तो वो चीज़ हमारी क्लियर नहीं आएगी। एक मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, जैसे नारंगी है। अब मैं आपसे कहूँगी इस नारंगी को आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर चिपकाएं तो क्या उसकी आकृति सही आएगी? अगर उसकी आकृति सही, क्षेत्रफल सही हो जाएगा पर आकृति सही नहीं आएगी। कहीं पर अगर आकृति सही आ भी जाती है तो उस क्षेत्र का क्षेत्रफल सही नहीं आएगा, कहीं पर दिशा सही नहीं आएगी। तो इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए हमें प्रक्षेप की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार कोई भी कितने बड़े भूभाग को प्रदर्शित करेगा उतनी ही उसमें विकृतियाँ अधिक होगी। यद्यपि कोई भी मानचित्र प्रक्षेप सर्वगुण संपन्न नहीं होता, परंतु समक्षेत्र, यथाकृतिक अथवा शुद्ध दिशा के गुणों में किसी भी एक गुण के प्रक्षेप का बनाना संभव है। अतः मानचित्र बनाने के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर उपयुक्त प्रक्षेप का चयन किया जाता है। जो भी आपका सूटेबल प्रक्षेप हो उसका आपने इसमें चयन किया जाता है, तथा बहुत छोटे छोटे क्षेत्र जैसे गांव या कहीं का नगर हो, उन मानचित्रों के लिए किसी प्रकार के प्रक्षेप की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इस ऐसे मानचित्रों में प्रदर्शित क्षेत्रफल आदि पर पृथ्वी की गोलाकार आकृति का प्रभाव ना के बराबर होता है। तो आज हमने ये 2 चीज़ें बताई। कल के वीडियो में हम बताएंगे मानचित्र